वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है और मुख्य रूप से बिहार शिक्षक नियोजन में इस समय बहुत सारे केस जो देखने को मिल रहे हैं। हर दिन एक नया केस देखने को मिल जाता है। इसी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है ताकि केस करने वाले व्यक्ति इस बात को समझे कि बिहार शिक्षक नियोजन में केस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ मेरा हो जाए और किसी का ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका भी नहीं होगा, क्योंकि जब किसी का नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि सबका हो जाए तो निश्चित ही आपका भी होगा, क्योंकि सब में आप भी शामिल है। इसी को समझाने की कोशिश मैं करने वाला हूं इस वीडियो में कि किसी के लिए जो है बिहार शिक्षक नियोजन में सीटों की कमी नहीं है। हालांकि इससे पहले भी मैं अपने सिद्धांत कॉमन सिस्टम एनालिसिस फॉर कॉमन मैन के जरिए इस बात को समझा चुका हूं, लेकिन वह जो समझाया था एक कॉमन मैन के दृष्टिकोण से समझाया था कि एक कॉमन आदमी भी उसको जो है आसानी से समझ सके। लेकिन आज जो मैं समझाने वाला हूं वह यह है कि उस सिद्धांत में जो कुछ कमियां रह गई थी, आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से बताया, उसी कमियों को पूरा करते हुए उसी डेटा को एक बार फिर से अपडेट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, जो कि पूर्ण रूप से सटीक स्पष्टीकरण इस सीटों का आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने उस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको यह वीडियो भी समझ में ना आए, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वीडियो के देखें। और उसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, और अवेयरनेस तभी फैलेगा जब वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वह जो सिद्धांत मैंने आपके सामने पहले प्रेजेंट किया था, उसमें आप लोगों के द्वारा मुख्य रूप से 3 कमियां निकाली गई। सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे शुरुआत करेंगे वीडियो की। 3 कमियां जो आप लोगों के द्वारा निकाली गई वह थी, पहली कमियां थी, मैंने उस वीडियो में बताया था कि 25% जो है बाहरी अभ्यर्थी सीट ले जा सकते हैं। मैंने माना था ऐसा, लेकिन आप लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं, बाहरी अभ्यर्थी जो है वह 15% से अधिक सीट इस बार नहीं ले जा पाएंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। पहले जितना ज़्यादा जो है कैंडिडेट सीट ले गए थे, इस बार उतना नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन फिर भी कितना ले जा पाएंगे, आप तो अंदाजतन कह रहे हैं कि 15% ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको डेटा के जरिए कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अधिकतम कितना ले जा सकते हैं, क्योंकि बाहरी अभ्यर्थियों की समस्या इस नियोजन प्रक्रिया में शुरू से रही है और जिसे अब जो है समाधान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 साल नीति जो है लागू नहीं होने जा रही है, आप जानते ही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने प्रतिशत सीट जो है बाहरी अभ्यर्थी ले जा सकते हैं अधिकतम। तो आप देख सकते हैं पहले का रिजर्वेशन पॉलिसी आपके सामने कुछ इस प्रकार है। 50% सीट जो था पहले आरक्षित था बिहार के कैंडिडेट के लिए, यानी कि होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद सामान्य कैंडिडेट के लिए था 50%। तो कुल मिलाकर हो जाता है 100%। और अब का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह कुछ इस प्रकार है। नया कैटेगरी EWS आ जाने से जो है आरक्षित में 10% और बढ़ गया, यानी कि 60% हो गया है होम स्टेट कैंडिडेट के लिए आरक्षित, जबकि सामान्य के लिए बच गया 40%। तो अब सवाल ये रहता है कि कितना ले जा सकते हैं बाहरी राज्य के कैंडिडेट। तो पहले जो ले गए थे वह 32% ले गए थे। तो अगर सेम रिजर्वेशन पॉलिसी होता तो शायद इस बार भी 32% ले जाते, लेकिन
अगर रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हुआ है तो सीधी बात है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यह 10% यहाँ से निकल करके यहाँ आ गया है। पहले यहाँ 50% हुआ करता था जो कि निकल करके यहाँ आ गया है। तो सीधी बात है जो 32% कैंडिडेट ले जाने वाले थे उसमें से यह 10% घटा देंगे तो बचता है 22%, यानी अधिकतम जो है वह 22% बाहरी कैंडिडेट ले जा सकते हैं। इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 32% जो है बाहरी कैंडिडेट ले गए थे पिछली बार इस 50% में से, तो यानी बिहार राज्य के कैंडिडेट को कितना प्रतिशत मिला था, तो आप 50 में से अगर 32 घटाएंगे तो 18% जो है वो बिहार राज्य के कैंडिडेट सीट ले पाए थे। तो अर्थात यह तो मान के चल सकते हैं कि इस बार भी जो है 18% सीट बिहार के कैंडिडेट जरूर ले जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर आप इस 40 में से जो 40% सामान्य की सीटें हैं उसमें से 18% घटा दे तो भी बाहरी अभ्यर्थियों की सीट ले जाने की संख्या जो है वह 22% बच जाती है। अर्थात हमारे सिद्धांत की पहली मान्यता यह बन जाती है कि बाहरी अभ्यर्थी अधिकतम 22% ले जा सकते हैं, यानी अधिकतम जो है वह 22% ही ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में माना था कि 25 ले जा सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ राउंड फिगर करके समझाया था, क्योंकि वह थ्योरी कॉमन मैन के दृष्टिकोण से था। लेकिन यह मैं जो बता रहा हूँ अब वह थ्योरी है फ्यूचर के टीचर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस थ्योरी का नाम है कॉमन सिस्टम एनालिसिस फॉर फ्यूचर टीचर्स। तो फ्यूचर टीचर्स को राउंड फिगर करके समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वह सब कुछ डेटा को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो इसलिए अब मैं कुछ ज़्यादा राउंड फिगर नहीं कर रहा हूं। तो हमारी एक मान्यता बन गई कि बाहरी अभ्यर्थी जो है वह 22% से ज़्यादा सीट नहीं ले जा सकते हैं, अधिकतम 22% ही ले जा सकते हैं। अब हमारे सिद्धांत की दूसरी मान्यता है कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। कॉमन सिस्टम एनालिसिस हम कर रहे हैं जो कि बेस है सिद्धांत का। तो जो है कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या जो है बहुत अधिक है। इस मान्यता में कोई परिवर्तन इस बार भी नहीं किया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर यह कॉमन अभ्यर्थी क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रेस जो है वह 2 ही पोस्ट के लिए हो रही है। वह 2 पोस्ट कौन से है, 6 to 8 और 1 to 5। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। वास्तव में जो रेस है वह 4 पोस्ट के लिए हो रही है। वह 4 पोस्ट कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं छठे चरण की यह नियोजन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे कि छठे चरण की एक और नियोजन प्रक्रिया चल रही है, वह है STT 2011-12 वालों का, जिसमें सीटों की संख्या है 30,020। हो सकता है आपको मेरी बात मजाक लग रही हो, तो चलिए एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। अपने स्क्रीन पर आपको एक अखबार की कटिंग दिख रही होगी जो कि कुछ दिनों पहले का है, लेकिन हमें जो जानना है वह सारी बातें इस अखबार की कटिंग में लिखी हुई है। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग को पढ़िए। बहाल होंगे 18,101 +2 व 11,919 सेकेंडरी टीचर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या हो जाती है 30,020। और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। राज्य में छठे चरण के तहत होने वाली 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में 18,101 उच्च माध्यमिक एवं 11,919 माध्यमिक शिक्षक नियुक्त होंगे। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 14-15 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। बाकी जो है कौन से ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं उसकी डिटेल लिखी हुई है, वह मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन पहले पैराग्राफ में 3 बातें नोट करने की है। एक, यह छठे चरण की वैकेंसी है। दूसरी, वैकेंसियों की संख्या है 30,020। और तीसरी बात, 14-15 जुलाई को इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। लेकिन अब इनका शेड्यूल आगे बढ़ चुका है और अब जो शेड्यूल है वह कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको ताकि स्पष्ट दिखे।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और सबसे पहले ये देख लीजिए, छठे चरण आपको वहाँ पे मैंने मेंशन करवाया था, तो ये देख लीजिए, यह छठा चरण का ही शेड्यूल है। और अखबार में भी मैंने आपको दिखाया कि छठा चरण का 30,000 वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं अब कब मिलने वाला है नियुक्ति पत्र। अब जो इन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है वह है, आप इस कॉलम में देखिए, जिला स्तर पर नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना। और तारीख है 10/8/2020, यानी कि 10 अगस्त 2020। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।